अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो चैप्टर है, आपका उर्दू का चैप्टर नंबर है ये 5 बीजू का, उसको मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें एंड बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कर दें। तो हमारा चैप्टर है बीजू का, जिसे लिखा है, इस चैप्टर को लिखा है सुरेंद्र प्रकाश ने। इस कहानी में आपको एक कैरेक्टर मिलेगा, वह है होरी का। तो ये जो होरी है वह एक किसान होता है, ठीक है। ये एक, आप जानते होंगे कि प्रेमचंद एक बहुत बड़े लेखक हैं, हिंदी साहित्य के भी और उर्दू अदब के भी। तो उन्होंने होरी उनका एक कैरेक्टर था, गोदान उनका एक नावल था, ठीक है। उसी का एक कैरेक्टर होरी था। तो उसी होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने उठाया है और उसी का कहानी यहाँ फिर से लिखा है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कमर पर खम पड़ गया था। खम मतलब झुकना, मतलब झुकाव आ गया था, कमर झुक गया था। कमर पर खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त में उभर आई थी। मतलब होरी अब इतना बूढ़ा हो चुका था, इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसके नसें जो थी वो उभर आई थी। उसके भौं तक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। इस असना में इसके मतलब इसके यहाँ को यहाँ हाँ लिखा गया है, ये थोड़ा सा दूसरा ही लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ इसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं है। जब कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े। दराज कांपे और फिर इनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। इसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो होरी है वो एक किसान है, वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब बूढ़ा किसान है, ठीक है। उसके 2 बेटे थे। एक गंगा में नहाते वक्त उसकी मौत हो गई और दूसरा बेटा था, वह पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस तरह किसानों का इस्तेहसाल, किसानों पर जुल्म होता रहा है और अब भी जुल्म हो रहा है। और पहले कैसा जुल्म होता था, कितनी मुशक्क़त होती थी ज़िंदगी में। अब आगे देखिए, इन दोनों बेटों की बीवियाँ थी और आगे इनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब इन सब की परवरिश का भार होरी पर आन पड़ा था और इसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था। होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। इसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर इन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वह उछलते हुए अपना पंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी का मतलब होगा डलिया, ठीक है। चंगेरी का मतलब होता है डलिया। उसमें रोटी रख रही थी, रोटी पका पका के चंगेरी में डाल रही थी और होरी अपने कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने
ताकीचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी, मतलब रिंकल्स आ गए थे। इसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ कर सर झुकाया और दरवाजे में से गुजर कर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार है? इसने कदरें ऊंची कर आवाज में पूछा। मतलब होरी जो है वो तेज लहजे में आवाज देता है कि क्या सब तैयार है? हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त करते किए और इसके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। इसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़धड़ाकर मरने लगते। इनके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर इसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदही से जुट गए, जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वह सचमुच तैयार हो चुके थे। होरी पूछता है कि क्या सब तैयार है? तो वो लोग बोलते हैं कि जी हाँ तैयार हैं, लेकिन वो लोग तैयार नहीं होते हैं। वो लोग उनसे झूठ बोलते हैं। फिर जब होरी कटाई का औजार, मतलब शायद वो लोग हो सके वो लोग फसल की कटाई करने जा रहे हों, तो कटाई का औजार निकालते हैं, तो उस समय तक सब लोग तैयार हो चुके थे। इनका खेत लहलहा रहा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि इन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने चाँद में जकड़ लिया है। यहाँ पे आपको इस स्टोरी में बहुत से ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो हिंदी के होते हैं, ठीक है। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमद की धौंस, ना बनिए का खुटका, ना अंग्रेज़ों की जोर जबरदस्ती, ना जमींदार का हिस्सा। इसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। हरे हरे खोशे झूम उठे का मतलब हो रहा है यहाँ पे उनकी जो फसल है वो झूम रही है। और ये ऐसा समय आ गया है, मतलब ये आज़ादी के बाद वाला समय है, जहाँ ना अंग्रेज़ों की ज़ोर ज़बरदस्ती है, ना ज़मींदार का हिस्सा है, सब बिल्कुल आज़ाद है। अब आगे देखिए। चलो बापू, इसके बड़े पोते ने इसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे ने उसके टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी, वीर का मतलब होता है यहाँ पे बहादुर, ठीक है। और बजरंगी इनके एक ईश्वर होते हैं, उसका लक़ब है। मतलब वहाँ पे आया था ना हनुमान जी, तो उनका ही ये लक़ब है। का नाम लेकर सब बाहर की चारदीवारी वाले दरवाजे में से निकल कर अगली गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनूर, मुसर्रत का मतलब होता है खुशी, फूटते महसूस हो रहे थे। सब की आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज मुख्तलिफ है। इसने पलट कर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वह बिल्कुल
वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से, जो जीप गाड़ी की पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसे गरीब किसान की बहुएं औरतें होती है, चेहरे घूंघटों में छिपी हुई और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छिपी बैठी थी। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फसल पक गई है, अब फसल की कटाई का दिन है, सब फसल काटने जा रहे हैं, सब बहुत खुश है। और उनके बच्चे हैं, मतलब सांवले से मरियल से है, मतलब कमज़ोर है जैसे गरीब किसान के बच्चे होते हैं। और इनकी बहुएं वैसे ही हैं जैसे गरीब किसान की बहुएं होती है, घूंघट बहुत लंबे लंबे तक घूंघट डालती हैं वो लोग, तो लंबे लंबे घूंघट डाले हुए, और उनके लिबास की एक एक सिलवट में उनकी गरीबी झलक रही थी। वह सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगे। गांव के आखिरी मकान से गुजर कर आगे खुले खेत थे, करीब ही रहट खामोश खड़ा था। रहट जो है सिंचाई करने की एक मशीन होती थी उस ज़माने की। रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था, और तबेले में, मतलब तबेले में होगा, तबेले में कुछ गाय भैंस और बैल चारा खा कर फनकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरे खेत थे। इन सब खेतों के बाद ज़रा दूर जब ये सब खेत ख़त्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झूना पक कर अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। कोई फसल होगा झूना, तो वही पक कर क्या अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। वह सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हों। वह सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था। थल का मतलब है रेगिस्तान था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कोई हरियाली नज़र नहीं आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पाँव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूँ भुरभुरी हो गई थी जैसे इनके दोनों बेटों की हड्डियाँ चिता में जल कर फूल बन गए थे, और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। वह थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वह हाथ आगे बढ़ आया था। होरी चाहता था कि जब तक बच्चे जवान हों वह थल इसके खेत तक ना पहुँचे, और तब तक वह खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। मतलब होरी का जो है खेत था वो बहुत दूर में था, एकदम अलग थलग था, और उसके खेत की जस्ट बगल में ही क्या था, रेगिस्तान था। और वो रेगिस्तान जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, और मिट्टी जो थी, वो खेत जो थी उसको निगलता जा रहा था, उसको भी रेत बनाता जा रहा था। तो होरी कहता है कि जब तक मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ जवान ना हो, यह मेरे खेत जो है वो सलामत रहे, ताकि उनसे ये खाए पिए। और जब तक वो जवान होंगे तब तक होरी खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा, मतलब वह खुद मर चुका होगा। पगडंडियों का ख़त्म होने वाला सिलसिला, और इस पर होरी और इनके ख़ानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पाँव। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। मतलब मशरिक का मतलब होता है पूरब, मतलब सूरज जो है वो निकल चुका था। चलते चलते इनके पाँव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। वह आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दराती से काट कर एक तरफ रख देते। इन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी
बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और इस पर अजीबोगरीब नक्श-ओ-निगार बने थे। वह पानी के पाँवों के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नज़र आ रहा था। सबका दिल बेलों उछलने लगा। फसल कटेगी तो इनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी। पेट भर जाने के बाद इन सबने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वह सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वह सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे। अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली सी फुर्ती पैदा हुई। इसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है? और फिर सब ने देखा इनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वह सब होरी के पीछे तेज-तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है? अबे कौन है रे? बोलता क्यों नहीं? कौन फसल काट रहा है मेरी? मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वह करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा। होरी अपने खेत की तरफ आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी फसल वो कोई काट रहा था। उसका दिल बेचैन हो जाता है क्योंकि वो बहुत मेहनत से अपनी फसल लगाया था और आज कटाई के दिन कोई दूसरा उसकी फसल को काट रहा था। और उसके जो बच्चे थे, बहुएं थे, वो भी उसके साथ पीछे पीछे बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं कि कौन है जो हमारी फसल काट रहा है। कौन बोलता है? बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सौंट ली। अचानक खेत के परले हिस्से में एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुरा कर इन्हें देखने लगा हुआ। मतलब एक क्या बोल सकते हैं, उनका एक पुतला टाइप में कोई था, वो इनका खेत काट रहा था। कौन से हिस्से को? परले हिस्से, मतलब चौथाई हिस्से को वो काट रहा था। मैं हूँ होरी काका बीजुका। बीजुका किसे बोलते हैं? बीजुका का मतलब होता है, हम खेत में पुतला लगाते हैं ना, कोई भी जैसे मिट्टी का घड़ा से कोई लकड़ी से हम पुतला बनाते हैं ताकि जानवरों और चिड़ियों को भगा सके। तो वही बीजुका था, वो उसका खेत का फसल को काट रहा था। इसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सब के मारे खौफ की घुटी-घुटी सी चीख निकल गई। इनके रंग जर्द पड़ गए। ठीक है, इनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वह सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वह कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी या फिर एक युग? इसका इनमें से किसी को अंदाज़ा न हुआ जब तक इन्होंने होरी के गुस्से से काँपती हुई आवाज़ न सुनी। इन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास न हुआ। मतलब जब होरी देखता है कि वो जो बीजुका है वो उसका फसल काट रहा है तो सब गुस्सा हो जाते हैं। सब आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं कि एक बीजुका कैसे फसल काट सकता है, और वह एकदम खामोश हो गए थे जब तक के तुम बीजुका, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था बाँस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज़ी शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसका शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वह जाते हुए खुश होकर अपने
फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी, हांडी का मतलब है वही घड़ा, हांडी से बना और इस पर इसी अंग्रेजी शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला, मेरी फसल काट रहा है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे बोलता है होरी कि तुम बेजान से पुतले हो, तुम कैसे काट सकते हो मेरे फसल को। तो आपको पार्ट 2 में अब आगे पूरी चैप्टर आपको समझा दी जाएगी। अब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाय।